भी चीजें हैं प्री हिस्ट्री से रिगार्डिंग, वो आपकी सभी चीजें क्लास में बता दी जाएंगी। हालांकि सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, और मैंने आप लोगों से पूछ भी लिया तो मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी यदि कोई क्वेरी होगी प्री हिस्ट्री को लेके या फिर कोई टॉपिक जो लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है, हमें बता दीजिएगा, वो आपको चीजों को पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। आज से हम लोग बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम लोग कई नामों से जानते हैं, चाहे उसको हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल लें, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोल लें, किसी भी नाम से हम लोग कई नामों से जानते हैं, कुल मिलाकर नाम एक ही है, बस इतना जान लीजिए, सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह भारत की प्रथम सभ्यता है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर होता है। जो संस्कृति होती है यह कहीं न कहीं एक ग्रामीण परिवेश को दिखाती है, वहीं पर यदि हम बात करें आपकी किसकी, सभ्यता की, तो सभ्यता एक नगरीय जीवन स्तर के व्यवस्था को दिखाती है, वहीं पर संस्कृति जो है ग्रामीण स्तर को दिखाती है। एक सभ्यता के अंदर कई सारी समान संस्कृतियों वाली जगह के प्रमाण मिल जाएंगे। मतलब संस्कृति क्या है, एक छोटे जगह में उत्पन्न होती है और उसकी अपनी एक समान विशेषता होती है। लेकिन जो सभ्यता होती है, जो सिविलाइजेशन होती है, तो किसी एक सभ्यता के अंदर कई अलग अलग जो संस्कृतियां होती हैं, लेकिन उनमें कुछ समानता होगी। वह उसी संस्कृतियों के साथ एक विस्तृत भूभाग में क्या होती हैं, विकसित होती हैं, उनको हम लोग सभ्यता कहते हैं। एज एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली क्या है, एक सभ्यता है। क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कई सारी संस्कृतियों के हमको देखने को प्रमाण मिलते हैं जो एक समान है एक दूसरे से। वहीं पर यदि हम वैदिक कल्चर की बात करें, वैदिक संस्कृति की बात करें, तो वैदिक संस्कृति इसलिए है कि उनमें एक मतलब क्या कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में, जिसको हम लोग सप्त गंगा का क्षेत्र बोलते हैं, सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं, उसमें वो केवल उनका विकास था और उसी क्षेत्र में वह विकसित हुई थी। लेकिन यदि आप सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे तो अफगानिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश राज्य तक, और उधर आपका गुजरात से लेके, और इधर आप देखेंगे तो कहां तक, बलूचिस्तान वगैरह तक आपका क्या है, फैला हुआ है। देख रहे हैं बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला है और कई सारी इसमें अलग अलग अपनी संस्कृतियां इस सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुई। तो सभ्यता बड़ी होगी, विस्तृत विभाग में फैली होगी, इसका लैंडस्केप का जो क्षेत्र होगा वो बहुत विस्तृत होगा एज कंपेयर टू किसी भी संस्कृति के, किसी भी कल्चर के। ये तो हो गया कल्चर क्या है, ये सिविलाइजेशन क्या है। अब आते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कब खोजा गया, इसकी विशेषता क्या है, इन चीजों के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले मनुष्यों को धातु का ज्ञान नहीं था। इट डजंट नो अबाउट मेटल, उसको धातु का ज्ञान नहीं था कि कौन सी धातु की पहचान उसको नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, मनुष्य पत्थर को छोड़ के हथियार बनाने लगा, किसका, वह बनाने लगा धातुओं के। तो सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई वह कौन सी धातु लाई गई, बताइए भाई, किसी को जानकारी है? विच फर्स्ट मेटल इज यूज्ड बाय द ह्यूमन? तांबा। तांबा। तांबा का क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर क्या है? हाँ कॉपर बोलते हैं। तांबा का, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, और उसका सिंबल क्या है? मान लो सी या पी यू? सी यू। अच्छा, और कोई? व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है आप लोगों के यहाँ? यस सर। दिख रहा है? यस ओके। सर। देखिए जो सी यू है, दो चीजें हैं, एक सी है, एक सी ओ है, एक सी ओ टू है। अब इसलिए मैं बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। सी यू होगा तो ये कॉपर होगा, इसका एटॉमिक नंबर 29 होगा। आपसे एग्जाम में यदि प्रश्न पूछ दे, मान लीजिए इन द केस में, कि मनुष्यों को सबसे पहले किस धातु का ज्ञान था, तो वहां पर यदि चिन्ह दे देगा, सिंबल दे देगा सी यू एफ ई,
ऐसे करके तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और ऐसे आजकल के जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं, तो आपको हर डायमेंशन से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। तो जो Cu है ये कॉपर का है जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। जो C है सिंगल, यदि बोल्ड में कैपिटल लेटर में लिखा होगा तो ये कार्बन का आपका क्या होता है, सिंबल होता है। यदि C के साथ O कैपिटल में लिखा है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। दो चीजें हैं, यदि C के साथ कार्बन O जो है यह बोल्ड में लिखा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोग कोयला जलाते होगे तो उसमें से सफेद धुआं निकलता होगा, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और यदि हम C के साथ छोटा ओ लिख देंगे तो यह कोबाल्ट नामक एक मेटल हो जाएगा। वहीं पर CO छोटा रहेगा, उसके साथ दो ऑक्सीजन जुड़े होंगे, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमने बोला कि मनुष्यों को सबसे पहला जो धातु का ज्ञान हुआ था वो किसका हुआ था, वो हुआ था तांबे का। लेकिन जो तांबे का प्रयोग उसने सबसे पहले किया वह अकेले नहीं किया कि सीधे पत्थर छोड़ के सीधा वो काम आ गए तांबे पे, नहीं। उन्होंने पत्थर का भी प्रयोग किया है और तांबे का भी प्रयोग किया है। तो ऐसा काल जहां पर उन्होंने पत्थर और तांबे का प्रयोग साथ साथ में किया, वह काल जाना जाता है चाल्कोलिथिक पीरियड के रूप में, जिसे हम लोग ताम्र पाषाण काल के रूप में जानते हैं। ठीक है। अब ये ताम्र पाषाण काल इंडस वैली सिविलाइजेशन के जस्ट पहले का पीरियड है। पहले आपका प्री हिस्ट्री का पीरियड है, प्री हिस्ट्री के बाद जैसे ही नव पाषाण काल खत्म होगा तो आपको ताम्र पाषाण काल के अवशेष देखने को मिलेंगे, जहां पर मनुष्य पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग कर रहा है। तो जब तांबे का प्रयोग सीख गया और वह और विकसित होकर जब हड़प्पा सिविलाइजेशन में पहुंचा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंतर्गत गया, सिंधु घाटी सभ्यता में गया, तो वो थोड़ा सा और विकसित हुआ। जहां पहले उसे केवल तांबे की जानकारी थी, इस सभ्यता में पहुंचते पहुंचते उसकी जो नॉलेज थी, जो उसकी ब्रेन कैपेसिटी थी, वो इतना ज्यादा बढ़ गई कि उसने दो अलग अलग धातुओं को मिलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया, जिसे ना हम लोग जानते हैं कांसा के नाम से, कांसा, ब्रॉन्ज जिसको हम लोग बोलते हैं। अब सोच लीजिए कि जहां चाल्कोलिथिक पीरियड में केवल तांबा था, इस सिविलाइजेशन में हमें तांबे के साथ साथ किसके प्रयोग देखने को मिलते हैं, कांसे का। अब कांसा मैंने पहले ही कहा कि यह एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब दो या फिर दो से अधिक यदि मेटल को मिलाकर, धातु को मिलाकर कोई नई धातु बनाते हैं तो उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। एलॉय का मेटल मतलब इसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। तो इन्होंने किया क्या कि इनको तांबे की जानकारी पहले से थी और इन्होंने उस तांबे में उसको गलाकर उसमें टीन को मिलाया। और एग्जाम में पूछा जाता है कि तांबा कांसे को निम्नलिखित में से किन दो धातुओं को मिलाकर, किन दो धातुओं के मिलने से कांसा बनता है। तो तांबा और टीन, जिसको हम लोग SN के नाम से जानते हैं, स्टैनम, दोनों को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है। तो इसी काल में सबसे पहली बार कांसे का प्रयोग हमको व्यापक स्तर पर दिखता है। मतलब किस सभ्यता की जो सबसे मेन धातु थी, मेन मेटल थी। कुछ नहीं। किसका माइक ऑन है भाई? प्रीति जी माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, टीन का प्रयोग करके इन्होंने कांसे का प्रयोग किया। इसीलिए क्योंकि इस काल में कांसे का प्रयोग, ब्रॉन्ज का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग ब्रॉन्ज एज के रूप में भी जानते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के रूप में भी बोलते हैं। रीजन क्या है भाई? क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग, ब्रॉन्ज का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता रही है? कांस्य युगीन सभ्यता रही है, लौह युगीन सभ्यता रही है, स्वर्ण युगीन सभ्यता रही है, कौन सी सभ्यता रही है? तो भैया हमारे यह कौन सभ्यता है? कांस्य युगीन, क्योंकि इन्होंने कांसे का प्रयोग इसमें सबसे अधिक मात्रा में किया है। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी? नो सर। ओके। नो सर। अब आते हैं अपने चीजों की शुरुआत। देखिए, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है
इसको खोजा बहुत पहले जाना चाहिए था। हालांकि यह खोजा गया 1921 में, लेकिन यह 100 वर्ष पहले ही खोज लिया जाता, लेकिन उनको इसकी सटीक जानकारी थी ही नहीं, या फिर कह लें लैक ऑफ नॉलेज के कारण उन्होंने गए जरूर वहां पर, एक्सप्लोरेशन भी किया, लेकिन उनको लगा कि नहीं ये सभ्यता पुरानी नहीं होगी, ये बहुत 20 साल 25 साल या 50 साल 100 साल पुरानी चीजें होंगी, इसीलिए उन्होंने क्या किया, छोड़ के आगे बढ़ गए। तो प्रश्न ये बन सकता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम प्रमाण या फिर उसको खोजने की जो प्रथम गतिविधि है, यह कहां से शुरू होती है? तो किसी को जानकारी है? बताइए सर 1921 में ना वो तो खोजा सबसे गया पहले था ना, हमने हड़प्पा बोला। खोजा गया था, रावी नदी अच्छा, के किनारे हड़प्पा और कोई मुजफ्फर। बताए भाई? देखिए भैया, 1921 में ऑफिशियली खोज लिया गया था, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहली जानकारी हड़प्पा को किसकी लगी थी? तो 1826 में, 1826 में पहली बार जो हड़प्पा का जो टीला था उसकी पुष्टि की थी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। इन्होंने उस टीले पर प्राचीन सभ्यता के होने की पुष्टि की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि यह जो पुष्टि है यह सौंदर्य सभ्यता होगी या फिर हड़प्पा सभ्यता होगी, उन्होंने यह नहीं कहा। उन्होंने बस ये बोला कि हो सकता है यह प्राचीन है और हो सकता है कि इससे क्या होगा, यहाँ पर कोई सभ्यता होगी, लेकिन उन्होंने खोज नहीं की। तो पहला जो पुष्टि किया है, पहली जो जानकारी दिया है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, वह किया है 1826 में चार्ल्स मैसन ने, लेकिन खोज नहीं। जब इसकी खोज की बात आती है तो 100 वर्ष आगे चले जाइए थोड़ा सा, तो 1921 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ASI बोलते हैं। आप लोग इस समय ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बहुत सुन रहे होंगे, टीवी पे खूब इस पे डिबेट हो रहा होगा। इसमें कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया था कि ASI वाले जाएंगे, जांच करेंगे और रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये जो ASI क्या है, यह यही ASI है जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी, इसी के निदेशक थे जॉन मार्शल उस समय। तो इन्हीं जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में, 1921 में पहली बार क्या किया गया, हड़प्पा का खोज किया गया। ध्यान रखिएगा, नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि हड़प्पा सभ्यता में जो पहला स्थल खोजा गया था वह खोजा गया था हड़प्पा, और इसी खोज के लिए इसका नामकरण किया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। खोजा किसने था भैया? निदेशक भले जॉन मार्शल थे, लेकिन उसका उत्खनन किसने कराया था? तो यह उत्खनन कराया था किसने, बताइए भाई, किसी को जानकारी है? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। जी हाँ, दयाराम साहनी जी ने क्या कराया था, उत्खनन कराया था और इसका क्या कराया था, खोज किया था। अब देखिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा और आप लोग गलती करके आएंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ये बताइए हड़प्पा की खुदाई किसके निर्देशन में हुई थी। यदि निर्देशन पूछेगा या निदेशक कौन थे उत्खनन के, तो आपके जॉन मार्शल हो जाएंगे। यदि वहीं पर निदेशक के स्थान पे शब्द दे देगा खोजकर्ता या फिर शब्द दे देगा उत्खनन करता, तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, चीजों को क्लियर कर लीजिए अभी से। निदेशक पूछेगा तो जॉन मार्शल, यदि खोजकर्ता या फिर उत्खनन करता पूछेगा तब आप लिखेंगे क्या, दयाराम साहनी। तो यह दोनों चीजें आपको कंफ्यूज नहीं होनी है, एकदम टू द पॉइंट, कट टू कट एकदम याद कर लीजिए। अब जब हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई तो पूरे विश्व में डंका भारत का बज गया कि भैया भारत की जो विरासत है वह बहुत प्राचीन है। तो पहली बार भारत में कोई सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने की।
जस्ट उसके एक साल बाद 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई, उसको हड़प्पा खोदा गया और हड़प्पा सभ्यता की जानकारी निकल कर आई। जस्ट उसके एक साल बाद अर्थात 1922 में एक दूसरा पुरास्थल खोजा गया और उसको उत्खनन किया गया। उसका नाम बताइए किसने किया था उत्खनन का? मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो बनर्जी की। राखनदास बनर्जी 1922 में। आप लोगों ने पिक्चर देखी होगी, ऋतिक मोहनजोदड़ो, रोशन हाँ की पिक्चर सर, है हाँ सर, मोहनजोदारो, ठीक। मोहनजोदड़ो। 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किया था किसने? आर.डी. बनर्जी। शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं एग्जाम में आपको आर.डी. बनर्जी मिलेगा, या फिर फुल फॉर्म कह लें तो राखाल दास बनर्जी। इनका भी निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों का निर्देशन जॉन मार्शल ने किया है, उत्खननकर्ता अलग है। तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये बताइए कि यह जो आपका मोहनजोदारो है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। सर, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, माउंट्स ऑफ डेड्स। वेरी गुड, मृतकों यस का सर। टीला बोलते हैं। और कभी कोई पूछ लेता है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, बताइए। कालीबंगा का अर्थ काले कांच उसके की नाम, चूड़ियां। हाँ, उसके नाम में ही छिपा हुआ है कालीबंगा। काली मतलब काला, बंगा मतलब बैंगल्स, बैंगल्स मतलब चूड़ियां। तो काले कांच की चूड़ियां कह ले या फिर काली चूड़ियां कह ले, उसका मतलब होता है। तो खैर वो चीज हम आगे पढ़ाएंगे, अभी हम लोग बात कर रहे हैं खोजकर्ताओं की तरफ। तो आप लोग समझ गए 1921 में कैसे हुआ, 1922 में कैसे हुआ, इसका निर्देशन कौन थे, कब पहली बार हुआ। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन है भैया? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हाँ, बताइए। सर कहीं कहीं हड़प्पा के जो उत्खनन करता थे उसमें माधव स्वरूप वत्स का भी नाम सामने आता है, इसमें कितनी सच्चाई है? माधव स्वरूप वत्स अलग हैं। देखो भैया, जो सिंधु घाटी सभ्यता में एक दो पूरा स्थल नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता में हजारों हजार पूरा स्थल हैं। उन्हीं में से माधव स्वरूप वत्स अलग नहीं है, उन्होंने भी कई सारे पूरा स्थलों की खोज की है। यह जो हड़प्पा हम लोग सुनते हैं ना, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी, ठीक है, किया था, लेकिन बाद के समय में 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कर दी। लेकिन ऐसा नहीं कि 1921 में उतना बड़ा पूरा स्थल हड़प्पा है, उन्होंने उस पूरे स्थल की जानकारी दे दी, नहीं। खोज कर दिया, थोड़े समय में सीमित उत्खनन कर दिया और बता दिया कितनी प्राचीन सभ्यता है। लेकिन भैया यदि उस पूरा स्थल की पूरी जानकारी चाहिए तो हमको फिर से उसको खोदना पड़ेगा, फिर से हमको उसका उत्खनन करना पड़ेगा। तो कुछ वर्ष बाद 1946 में जो माधव स्वरूप वत्स थे, उन्होंने भी इसी हड़प्पा का क्या किया था? उत्खनन किया था। केवल माधव स्वरूप वत्स ही नहीं किए थे, मार्टिमर व्हीलर भी किए थे। तो उनका नाम भी हड़प्पा से सभ्यता से जोड़ा जाता है। तो यदि ये आए कि निम्नलिखित में से किसने किसने हड़प्पा का उत्खनन किया है, तब आप जोड़ सकते हो कि सबसे पहले राखाल दास, सॉरी, दयाराम साहनी ने किया है, फिर आपका किया है किसने? माधव स्वरूप वत्स, और फिर किया है मार्टिमर व्हीलर ने। अब कंफ्यूजन क्लियर हो गया? यस सर। और कोई क्वेश्चन नहीं भाई? देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि पूछने के बाद यदि फिर भी आपका कंफ्यूजन क्लियर न हुआ करिए तो पूछिए भैया। हम ऐसे नहीं है कि वो होता है ना कि नहीं समझाएंगे, कोशिश करेंगे समझाने की, आज नहीं समझाएंगे कल हम खुद पढ़ के आएंगे फिर समझाएंगे, लेकिन एकदम स्पष्ट बता दिया करिए जहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो। तो किसी कोई सर कंफ्यूजन? जी हाँ। 1826 में जो बोले आपकी प्राचीन सभ्यता की पुष्टि की थी, उनका नेम क्या बताए थे? एक बार फिर से रिपीट कर चार्ल्स दीजिए। मैसन, चार्ल्स मैसन। ओके सर, हो थैंक गया? यू। ओके, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। और किसी को भैया कोई क्वेश्चन पूछना है? इतने लोग, जी 9 सर। लोग जुड़े हो और आती 2-3 लोगों की ही आवाज है हमको। सर, जी। सर 1946 में माधव स्वरूप वर्ष और कौन थे?
और माधव स्वरूप वत्स के साथ मार्टिमर व्हीलर थे। सर फिर से कहिए। मार्टिमर व्हीलर, व्हील्स होता है ना वॉशिंग पाउडर व्हील, तो व्हीलर वही वाला व्हीलर, व्हील है उसमें र जोड़ दो, व्हीलर ओके सर। हो गया। व्हीलर का नाम बहुत आगे आता है। भारत में जो वास्तव में उत्खनन की वैज्ञानिक विधि का शुरुआत हुआ था, मार्टिमर व्हीलर ने ही किया था। हालांकि आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। जब कोई उत्खनन किया जाता है तो उस उत्खनन में एक स्तरीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसे हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग मान लो कोई स्थल है, सारनाथ का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सारनाथ की हमको खुदाई करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जमीन से खोदना शुरू करेंगे और नीचे गड्ढे की तरफ जाते हुए जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उस पर कोई सभ्यता का विकास हुआ होगा, या फिर वहां पे प्राचीन समय में कोई लोग रहे होंगे। तो अलग अलग समय में यदि वहां मान लो कि 3 वहां पे पीरियड्स के या फिर काल के हमको लोगों के प्रमाण मिलते हैं, तो हमको 3 स्तर देखने को मिलेगा। अच्छा, स्तर कैसे कैसे पहचान करेंगे, तो जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर रहता है तो उसके जो मिट्टी का कलर होता है वह काल के वाइज अलग अलग होता है। तो जब हम लोग खुदाई करते हैं तो हमको इनके मिट्टियों के रंग अलग अलग दिखाई देते हैं, तो उसी को मार्क करके हम लोग स्तर के रूप में उसको क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया की शुरुआत है भारत में, इसी मार्टिमर व्हीलर के द्वारा की गई थी। ठीक सर, इतनी जानकारी। हाँ बोलिए। फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, मैं मतलब मेरे को लग रहा है वो कंफर्म है या नहीं, कि मैंने सुना है कि रिसेंट में एक सिविलाइजेशन की मतलब की खोज हुई है जो कि नदी के पानी के नीचे था। कहाँ पे, इंडिया में? नहीं नहीं, आउट ऑफ इंडिया है। तो हाँ, वो मैंने कहीं तो पढ़ा था इजिप्ट के आर्टिकल। आसपास है। हाँ, ये बात आपने सही कही है, वो सही है, सही न्यूज मैंने है। रिसेंट में ही सुना ये बात कि वो पानी के हाँ, नीचे एक सिविलाइजेशन था, उसको अभी जस्ट रिसेंट में हुआ है उसकी खोज। बिल्कुल सही है, सही जगह आपका है। पानी के अंदर भारत की भी एक संस्कृति रही है, बताइए कौन सा वो जगह है? ये अरे तो नहीं भैया, पता आपके सर। भगवान कृष्ण कहाँ निवास करते थे? मथुरा, द्वारिका। मथुरा, द्वारिका। द्वारिका 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 द्वारिकाधीश बोलते हैं ना, तो उनका जो द्वारिका है ना, वो समुद्र में डूबा हुआ है। और आप जाएंगे, उसको मरीन आर्कियोलॉजी बोलते हैं, जब जहां पर समुद्र के अंदर जो डूबे हुए स्थल होते हैं उनके लिए आप खोज करेंगे, वो मरीन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो अभी भी समुद्र के अंदर द्वारिका के हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं, वहां पर पिलर देखने को मिलते हैं, फ्लोर देखने को मिलता है, वो दबा हुआ है पानी के अंदर, वो अभी भी मौजूद है। तो ऐसा भारत में भी प्रमाण है। ठीक है, खैर हम अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग हट गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो बात हो गई सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। अब आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ पर हुआ था, कहाँ तक हमारी ये सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यह फैली हुई थी। तो सबसे हाँ सर, वो सर हाँ, वो याद आया, जी जी मैंने भी देखा। जी। वो टिग्रिस रिवर में हुआ था, ये मिताली एरा का है कुछ, मितानी एम्पायर एरा। मित्तनी हाँ, मित्तनी मितनी एम्पायर एरा। मित्तनी राजवंश, हाँ हाँ, सही है। हाँ, 1 ये जून मैंने को भी हुआ पढ़ा ये। था। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा है। ये 3 जून को आपको मिला होगा, लेकिन मैंने इसको बहुत पहले पढ़ लिया था, क्योंकि हम लोगों में आर्कियोलॉजी कंपेंडियम करके वो है, जनरल है, पत्रिका है, वहां पर हम लोग को जानकारी मिलती रहती है। हाँ, आप लोग तो को आप तो लोगों का पता थोड़ा होगा इस लेट तरह मिला हो, का। लेकिन मैंने, हाँ हाँ, तो ये आपने जो जानकारी दी है ये वास्तविकता में सच है। तो सर, ये क्या मतलब कहीं ना कहीं ये कुछ योगदान देगा क्या फिर कंट्री, फिर ग्लोबल लेवल पे इसका कुछ ग्लोबल लेवल पे क्यों रोल? नहीं देगा इसमें? देखिए, मैंने पहले ही क्लास में कहा था, जो इतिहास है, यदि किसी देश की जो सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो उसकी सुदृढ़ता तब मिलती है जब वहां का सांस्कृतिक विरासत सुदृढ़ होता है, विकसित होता है। आपके घर का मान लीजिए, आपकी कहीं लड़ाई हुई, तो आप कहते होंगे ना कि हमारे बाप, पापा कह लें, दादा बोले, हम लोग सिंपली लैंग्वेज बोलते हैं कि हमारे बाप ये हैं, चाचा हमारे विधायक है। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ये दूसरों को जताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जो विरासत है वह क्या है, समृद्ध है। अब हो जाए कि भैया जो हमारे घर वाले हैं वो चोर हैं,
वो मर्डरर हैं, तो क्या हम खुल के समाज में कह पाएंगे किसी झगड़ा कर नहीं हमारे जो घर वाले हैं या फिर चचा जो हैं चोर हैं, तो वहां पे मामला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जिसकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो जितनी ज्यादा सुदृढ़ होगी, वह उसे विश्व में उतना ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा। यही रीजन है कि कोई भी जो देश होता है अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कोशिश करता है, सुदृढ़ बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए वह क्या करता है कि इतिहास में अपने जो पक्ष हैं उनको वह सदैव क्या करता है, मजबूत बनाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल में बात करूं, आप पाकिस्तान में थोड़ी पढ़ाया जाता होगा कि इंडिया ने उसे 2 बार 3 बार हराया है, कभी नहीं पढ़ाया जाता होगा, बल्कि ये पढ़ाया जाता होगा कि हमने इंडिया वालों को हराया है, उनके इतने सैनिकों को हमने मारा है। रीजन क्या है, यदि वो ये पढ़ाएंगे कि इंडिया वालों ने हमको हराया है या फिर हमारे इतने सैनिकों को मारा है, समर्पण करवाया है, तो वहां की जो जनता है उनकी सांस्कृतिक विरासत को क्या करेगी, धूल चाटने लगेगी। धीरे धीरे उनकी जो क्षमता है अंदर की वो क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को खोजने की कोशिश करता है, उसकी प्राचीनता ढूंढता है, जिससे कि वो अपने आप को स्थिर कर सके और एक ग्लोबल इमेज अपनी तैयार कर सके। ओके सर, आगे बढ़ते हैं भैया। 4 आपकी चीजें ध्यान रखनी है जो कि विस्तार क्षेत्र से आती हैं एग्जाम के आपके में, कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैला हुआ था। तो 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। उत्तर में कहां पर था, दक्षिण में कहां पर था, पूरब में कहां पर था, पश्चिम में कहां था। तो एक एक करके जानकारी लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के यदि हम सबसे उत्तरी सीमा की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वह आपका जम्मू कश्मीर का एक स्थान है जिसे हम लोग मांडा के नाम से जानते हैं। मांडा शब्द यदि क्लियर ना हो तो फिर से सुन लीजिए, मांडा के नाम से जानते हैं। और यह जो मांडा स्थल है, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल का नाम क्या है, तो मांडा है। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी चीज, यह जो मांडा है यह किस नदी पर बसा हुआ है। एक बात और जान लीजिए, किसी भी सभ्यता या फिर संस्कृति का विकास आप देखेंगे तो किसी न किसी नदी के किनारे हुआ है। रीजन क्या है इसके पीछे, कोई बता सकता है? यस सर, बताइए भाई, क्या रीजन? जहाँ तक मुझे पता है कि कोई भी सिविलाइजेशन जो डेवलप होता है वो नदी या तालाब के किनारे इसलिए होता है, मैक्सिमम नदियों के किनारे, क्योंकि वहाँ पे उनको खाने पीने के लिए फसल उगाने को मिल जाते हैं, पानी का सोर्स मिल जाता है, उनको डेली लाइफ सर्वाइव करने के लिए उनको पीने का पानी मिल जाता है। तो ये सब वजह होता है कि उनको वो वहाँ पे नदी किनारे ही अपने सिविलाइज को वो डेवलप करते हैं, सिविलाइजेशन को। ओके, और कोई भाई कुछ बताना चाहेगा? सर मेरा भी यही आंसर था। देखिए सही जवाब है। जैसे आज हम लोग के पास हैंडपंप है, समरसेबल है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, हम लोग पानी एक दूसरे पूरी पृथ्वी का खोद के पी डाल रहे हैं। आने वाले 50 साल बाद पानी मिलेगा नहीं पीने को, उसके लिए मारा मारी होगी। अभी बॉटल पर 20 का है, वो जाके आगे हजारों का हो जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उस समय जब मनुष्य की बात हम सिविलाइजेशन की कर रहे हैं तो उस समय ऐसे कोई जुगाड़ नहीं था, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम कहीं पे भी रहें, हम पृथ्वी में होल करें और पानी पी ले। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, न कुआं था न कुछ था। तो उनको डिपेंड होना पड़ता था नेचुरल सोर्सेज पे। और नेचुरल सोर्सेज पे कौन कौन सोर्स थे, या तो झीलें थी, या तो जो नेचुरल तालाब बन गए थे, गड्ढे थे जहां पानी एकत्र होता था वो, या तो नदी या तो समुद्र। तो समुद्र के किनारे रह नहीं सकते थे क्योंकि वहां पर उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम थी। तो उनके अधिकांश जो स्थल रहे हैं विकसित होने के, वो नदियों के किनारे रहे हैं। तो नदियों के किनारे रीजन क्या है, 2 चीजें हैं। पहला कि उनकी जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाएगी। मनुष्य को कुछ मिले चाहे न मिले, एक बार को भोजन नहीं मिलेगा फिर भी वह खाना खाकर पानी पीकर जिंदा रह सकता है। इसीलिए उसने सबसे पहले, आप देखते होंगे किसी भी पुरास्थल को उठा के देख लीजिए, वो किसी न किसी नदी के, तालाब के या झरने के किनारे आपको मिलेगा। भले वो उससे 1-2 किलोमीटर की दूरी पर हो, लेकिन आसपास कहीं ना कहीं आपको पानी का सोर्स जरूर मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर नदी होगा, तालाब होगा, वहां पर फसलों को उगाना बहुत आसान होता है। वह फसलों को अच्छे तरीके से कम समय में, कम मेहनत में उगा सकता है। इसीलिए वह क्या करता है कि वह पानी के निकट जो सोर्स होते हैं वहां पर वह क्या करता है, अपना सभ्यता संस्कृति को विकसित करता है। तो आपको जितने भी पुरास्थल मिलेंगे किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगे।
तो जो मांडा पूरा स्थल है, जो कि उत्तर का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे उत्तरी पूरा स्थल है, यहाँ किस नदी के किनारे यह स्थित था? तो यह जम्मू कश्मीर की एक नदी है, चिनाब नदी। इस चिनाब नदी के किनारे स्थित है। लिख लीजिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? या फिर क्या कर देगा कि जो चारों पूरा स्थल है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक तरफ पूरा स्थल दे देगा, एक तरफ नदी दे देगा, बोल देगा कि सही मिलान कीजिए। तो जब तक याद नहीं होगा काम गड़बड़ हो जाएगा। तो मांडा पूरा स्थल किसके किनारे है? चिनाब नदी के। ये तो हो गया उत्तरी पूरा स्थल की बात। अच्छा, अभी तक किसी कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना चाहता है भाई तो पूछ सकता है। अच्छा, नहीं पूछना है ना? आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई दक्षिणी पूरा स्थल की तरफ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था, सबसे दक्षिणी जो पूरा स्थल था, वह था आपका दायमाबाद। कहीं कहीं दैमाबाद मिलता है, कहीं दायमाबाद मिलता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों एक ही है, दैमाबाद या दायमाबाद। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे दक्षिणतम स्थल था। अच्छा, ये स्थित कहाँ था, किस राज्य में है? तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र का अहमदनगर जिला है, अहमदनगर जिला है, यहाँ पर इसकी स्थिति देखी गई है, यहाँ पर यह स्थान पाया गया है। तो राज्य के नाम भी याद रखेंगे, मांडा जम्मू कश्मीर में था, दायमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ठीक है, अब तो ये तो हो गया, जैसे आपका मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित था, वैसे ही यह जो दायमाबाद है, यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी यहाँ पर से गई है? गोदावरी नदी। ये हो गया दक्षिणी पूरा स्थल की जानकारी। अब उसके बाद बात करते हैं सबसे उत्तरी पूरा स्थल की जानकारी, सॉरी पूर्वी पूरा स्थल की जानकारी। तो किसी को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? जी हाँ, बताइए सर। दक्षिणी छोर पे कौन सा नदी है? गोदावरी नदी। हो गया, आगे बढ़ें। जी सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी पूरा स्थल की। तो किसी को जानकारी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे, बताइए पूर्वी पूरा स्थल क्या है, स्टर्न पॉइंट क्या है, मोस्ट स्टर्न पॉइंट ऑफ इंडस? आलमगीरपुर। ठीक है, किस राज्य में पाया जाता है? सर उत्तर प्रदेश। यूपी। उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है ना, मेरठ जिला, अरे वही जहाँ के जॉली एलएलबी पिक्चर में है अक्षय कुमार, कहाँ के थे? मेरठ के थे ना, याद है कि नहीं? बस पिक्चरें देखते हैं आप लोग। यस सर। अच्छा आप लोग, अच्छा कभी आप लोगों के एग्जाम वगैरह में किसी मूवी वगैरह से कुछ फायदा हुआ है? हाँ सर, मेरे को हुआ है, मेरे को मोहनजोदड़ो मूवी से हुआ है। तो थोड़ा सा कभी कभी जो मूवी वगैरह देखा करिए, तो उसमें कई सारे सीन विदेशों से होते हैं, तो विदेशों के नाम उसमें मिलते हैं। देखिए, हर चीज से आप पढ़ सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, इतना बात को ध्यान रखिए। साउथ की मूवी देखते हैं तो कई सारे ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलते हैं जो आपको नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो किसी भी चीज को कोशिश करिए कि अपने इंजॉयमेंट भी हो जाए, आपकी जानकारी भी हो जाए। जैसे अभी कोई बॉलीवुड की शूटिंग होगी तो कहीं लंदन में कोई एक गाना शूट होगा, तो कहीं कतर में गाना शूट होगा, तो कहीं अमेरिका का किसी में शूट होगा। यदि वो शब्द प्रयोग में लाया जाए तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करिए। यदि किसी संस्था का नाम आ रहा है तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करिए। पिक्चर में आएगा किसने वर्ल्ड बैंक को लूट लिया, यूएनओ कुछ नहीं कर रहा है, जो एफबीआई है उस वो पीछे पड़ी हुई है, तो आपको जानना चाहिए कि एफबीआई कहाँ की संस्था है, यूएनओ क्या है। जब आप ऐसे थिंकिंग करेंगे इंटरटेनमेंट के साथ, तो आप बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीख भी जाएंगे और आपका जो देखना है वो बेकार नहीं जाएगा, वो वर्थ रहेगा आपका। तो कोशिश करिए ऐसी चीजों को करने की। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करते हैं कि पूर्वी सीमा क्या है। तो पूर्वी सीमा ये आपकी है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अब बात करें कि इस आलमगीरपुर में कौन सी नदी बहती है, तो भैया यहाँ पर हिंडन नदी बहती है, हिंडन, हिंडन नदी। ठीक, अब बात करें वहीं पश्चिमी सीमा की, 10 वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन।
भैया वह कौन सी स्थान है? वह है सुत कांगेडोर। वर्तमान का जो बलूचिस्तान का स्थिति है, जो स्थल है बलूचिस्तान, यह जो बलूचिस्तान के अंतर्गत ही एक है सुत कांगेडोर। यह जो सुत कांगेडोर है, यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ यह है दास्क नदी। कौन सी नदी है? यह दास्क नदी है, ठीक है। इसमें किसी कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताइए भाई। ना नोट्स वाला कब भेजिएगा? किसी को कुछ पूछना है? मैं तो बोल रहा हूँ। आवाज आपकी स्लो आ रही है। मैं बोला सर कि अपना जो नोट्स है आपने बोला शेयर करेंगे, कब करेंगे? हाँ हाँ, शेयर होगी, आपको नोट्स भेज दिया जाएगा, या फिर कहिए तो आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाया जाए, वो बेहतर है। लिख के पढ़ाने में क्या होगा ना कि नोट डाउन करने में कोई कोई ज्यादा टाइम लेगा, कोई कम टाइम लेगा, तो मे बी उससे टाइम तो किल होगा देखिए, क्लास का। दो चीजें आज हमने सोचा कि पहली चीज तो ये जो आपका जो ऐप है, यदि मैं लिख के पढ़ाऊंगा तो मुझे एक पर्टिकुलर ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें हमको पता चल सके कि आप लोग बोल क्या रहे हो। क्योंकि मैं माइक तो लगा लूंगा, लेकिन वो माइक कॉलर माइक होगी, वो मुझे सुनाई नहीं देगा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। उसके लिए मुझे पर्टिकुलर या तो एयरड्रॉप या ब्लूटूथ डिवाइस चाहिए, जो कि जिसमें आवाज माइक के थ्रू आपके पास जाए भी और मुझे आए भी। इसीलिए मैं हाँ देख रहा सर। हूँ यदि हाँ, तो यदि ऐसा कोई डिवाइस परफेक्टली हो जाता है तो मैं कोशिश करूंगा कि व्हाइट बोर्ड वगैरह पे ही क्लास लूं, तो आपको हाँ आसानी सर, भी तो होगी। बहुत सारे ऐसे डिवाइस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मंगवा लीजिए ना। हाँ, तो कोशिश किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, आप चिंता ना करें, आप लोगों के लिए जितना भी हो सकेगा पूरी सहायता की जाएगी। और रहा बात ये आप लोगों के नोट्स का, नोट्स मैं आप लोगों को भेज दूंगा, पर्टिकुलर आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उतना चीज आपको भेज दिया जाएगा। और यदि कम समय में पढ़ना है तो आप लोगों को कुछ, अच्छा वो लूसेंट की बुक कितने लोगों के पास है? सर मेरे पास है। मेरे पास है। लूसेंट की दो प्रकार की बुक आती है, एक थ्योरी आती है, एक एमसीक्यू आती है। तो कोशिश करिए कि दोनों रखिए पास में। थ्योरी पढ़िए, फिर सर उसके जो चैप्टर एमसीक्यू वाले किस हैं नाम उनको से आएगा? सॉल्व करिए। सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान लुसेंट। हाँ, यदि आप उससे पढ़ क्यूज पाए तो वाला, ठीक है। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज एक वाला बुक भी का, लुसेंट। हाँ एमसीक्यू वाला भी खरीद लीजिए, वो बेहतर होगा। और मैं भेज दूंगा अलग से, जो एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं टॉपिक वाइज आपको भेज दूंगा। और मेरे पास एक बुक है ज्ञानचंद यादव की, उसमें बहुत सिंपल वे में अच्छे से दिया हुआ है। मैं आप लोगों को उसका फोटो क्लिक करके आपके ग्रुप में पीडीएफ बना के भेज दूंगा, तो उसका ठीक है। कवर या फोटो फिर भेज दीजिएगा, ऑनलाइन देख लेंगे। हाँ, तो मैं भेज दूंगा, आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हैं। उसमें आप लोगों के टू द पॉइंट है और फोकस्ड है एकदम। आप लोगों को एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो नहीं पढ़नी है, आप अपने हिसाब से उसमें सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गया चारों स्थलों के, उसके विस्तार कहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूरब में उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में आपका कौन सा हो गया? बलूचिस्तान। सर अब हमारे साथ, अब हमको बताइए एक एक तरफ से कि उत्तर में कौन सी नदी थी? जो लिखे होंगे तुरंत चिनाब। बता देंगे। चिनाब नदी। दक्षिण में कौन सी नदी थी? गोदावरी। गोदावरी, वेरी गुड। पूरब में कौन सी नदी थी? हिंडन नदी। हिंडन। और पश्चिम में दास्क नदी। दास्क, दा आधा सौ फिर क, दास्क नदी, ठीक है। उत्तरी पूरा स्थल कौन सा था? मांडा। दक्षिणी पूरा मांडा। स्थल कौन सा था? दायमाबाद। दायमाबाद। पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और पश्चिमी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वो नहीं है, सुत कांगेडोर पूरा स्थल का नाम सुत कांगेडोर है। बलूचिस्तान उस स्थान का नाम है जहां पर यह पूरा स्थल स्थित है। ये कंफ्यूजन में मत लाइए भाई। जो बलूचिस्तान है यह उस स्थान का नाम है जहां पर यह पूरा स्थल है। पूरा स्थल का नाम सुत कांगेडोर है, कंफ्यूजन मत होइए।
सोर्तुगई और सुतकांगेडोर दो अलग अलग हैं। आप लोगों के एग्जाम में सोर्तुगई भी दे देगा, तो सोर्तुगई अफगानिस्तान में है और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अभी से बोल दे रहा हूँ, जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं मैं चाहता हूँ कि आप लोग जान लीजिए। सर ठीक फिर है, से बता दीजिए पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी जो प्रदेश है, पश्चिमी जो पुरास्थल है, उस पुरास्थल का नाम सुतकांगेडोर है। पहला पॉइंट, यह जो सुतकांगेडोर स्थित है यह बलूचिस्तान में स्थित है। तो पुरास्थल का नाम सुतकांगेडोर और यह सुतकांगेडोर स्थित कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, दोनों जी मतलब बताइए। नोट्स करते रहते हैं ना अच्छे जो इम्पोर्टेंट। आगे सुनिए, हमने बताया कि आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। दो शब्द यहाँ पर, एक सुतकांगेडोर है और दूसरा एक और पुरास्थल है जिसका नाम है सोर्तुगई। तो स से लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सोर्तुगई जो है, कभी कभी पूछता है कि सोर्तुगई कहाँ पर स्थित है, तो सोर्तुगई अफगानिस्तान में स्थित है और जो ये सुतकांगेडोर है यह स्थित है बलूचिस्तान में। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग प्लीज। सर स से तो एक और है, कौन सा? वो है ना सुरकोटदा। सुरकोतडा, हाँ वो भी अलग है। जहां पर क्या मिला है, किसका प्रमाण मिला है? घोड़े का। यस सर। घोड़े का नाल, नाल लगता है ना उसके पैर के नीचे। तो जो घोड़े के नाल का प्रमाण है यह हमें सुरकोतडा से मिलता है। यदि वहीं पूछ दे कि अच्छा ये बताइए घोड़े के दांत का प्रमाण कहां से मिलता है, तब तो चैन हो जुड़े। इसको याद करने का बड़ा सिंपल तरीका है। जो घोड़े का दांत का प्रमाण मिलता है, आप लोगों ने राणा साहब का नाम सुना होगा। राणा साहब क्या थे? गुंडा थे ना, गुंडई करते थे। तो राणा घुंडई एक स्थान है, पुरास्थल है, राणा घुंडई। राणा साहब ने गुंडई करते हुए अपने घोड़े के दांत को तोड़ दिया। तो जो दांत के प्रमाण मिलते हैं, टूटे हुए दांत के प्रमाण हमको कहां से? राणा घुंडई से मिलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, दो अलग अलग चीज है। घोड़े के प्रमाण पूछेगा तो सिंपली आपको सुरकोतडा ऑप्शन में होगा, वो टिक मार के चले आइएगा। यदि पूछेगा कि घोड़े के दांत का प्रमाण कहां से है, तो यह सुरकोतडा सॉरी राणा घुंडई से मिलता है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। कुछ और चीजें जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इस सभ्यता का नामकरण क्या क्या है, किन किन नामों से जानते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता जानते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन जानते हैं। क्यों भैया? क्योंकि यह सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था उसका नाम ही था हड़प्पा सभ्यता। दूसरा, इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं, सिंधु सभ्यता बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया? रीजन ये है कि इसके जो हड़प्पा सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल मिले थे, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता खोजा गया, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा खोजा गया, मोहनजोदाड़ो खोजा गया, बाकी जो पुरास्थल खोजे गए, तो अधिकांश पुरास्थल उस समय सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। तो अधिकांश पुरास्थल सिंधु नदी किनारे बसे हुए थे, इसी कारण इस पुरास्थल का नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी पड़ा है। अब इसे वर्तमान में, पहले सिंधु बोलते थे, अब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता बोलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, नए नए पुरास्थलों का खोज हुआ, तो जो पहले ये कहा जाता था कि इसके पुरास्थल केवल सिंधु नदी किनारे मिलते हैं, ऐसा नहीं है। नई रिसर्च में यह सामने आया है कि सिंधु नदी से किनारे से ज्यादा स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। सिंधु में तो मिले ही हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पुरास्थल सरस्वती नदी किनारे मिले हुए हैं। इसीलिए वर्तमान समय में जो सबसे प्रचलित शब्द है वह है सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। इस समय यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। एक और है जिसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया, क्योंकि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर कांसे को तैयार किया था, और कांसे का प्रचलन पूरे सभ्यता में सबसे ज्यादा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानते हैं। देखिए बताना भूल गए थे हम, भारत में 2 नगरीय क्रांतियां हुई हैं,
बताइए कब कब हुआ है, किसी को जानकारी है? भारत में 2 हुए हैं नगरीय क्रांति, कब हुए हैं, कब कब? कितने अर्बनाइजेशन हुए हैं? 2 अर्बनाइजेशन हुए हैं। फर्स्ट अर्बनाइजेशन आपका इसी सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है। अच्छा, दूसरा कब हुआ? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है, वह आपका दूसरी नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, सिंपल सा प्रश्न है लेकिन आप लोग गलत करके चले आएंगे कि प्रथम नगरीय क्रांति कब हुई थी। तो जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन था वह इंडस वैली सिविलाइजेशन की पीरियड में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, सर इसका पहला बताइए, काल, पहला सर, फिर सिंधु से घाटी बता सभ्यता है भैया जी। फिर से बताइए, दोनों क्रांति बता दीजिए। आप क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहा हूँ। सर, दोनों क्रांति के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। भारत में 2 नगरीय क्रांतियां प्राचीन भारत में हुई हैं। पहली जो नगरीय क्रांति थी वह सिंधु घाटी सभ्यता की क्रांति मानी जाती है, जिसके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो पहली नगरीय क्रांति सिंधु घाटी सभ्यता के काल में हुई। दूसरी जो नगरीय सभ्यता थी, यह कुछ वर्षों बाद जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की समय आती है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में दूसरी नगरीय क्रांति की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। क्योंकि नगरीय क्रांति की विशेषता क्या है कि भैया इसमें नगरों का विकास होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हमको पहली बार भारत में नगर देखने को मिलते हैं, इसीलिए प्रथम नगरीय क्रांति है। अब जब सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति आएगी तो आपको वैदिक संस्कृति में कहीं नगर नहीं दिखेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि जो वैदिक संस्कृति है वहां के लोग झोपड़पट्टी या फिर घास फूस के मकान में रहते थे, नगर नहीं था, इसीलिए वो नगरीय क्रांति नहीं है। लेकिन जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आप आएंगे तो देखेंगे धीरे धीरे नगरों का विकास फिर से होने लगा है। जो भी उस समय के ग्रंथ हैं यह बताते हैं कि उस समय के जो नगर हैं वह धीरे धीरे बन रहे थे। तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है वह द्वितीय नगरीकरण का काल माना जाता है, सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज माना जाता है। इसमें किसी कोई दिक्कत परेशानी? अब आते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। तो भैया देखो, मोटे मोटे तौर पे जो तुमको टाइम पीरियड मिलेगा वो मिलेगा, जो आप लोगों को याद रखना है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच में आपके सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण किया गया है, जो अभी विद्वान मानते हैं। लेकिन हम लोगों ने जो रिसर्च पढ़ा है, जो हम लोग, मैं अपनी बात करूं तो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये सीधे सीधे मान लीजिए कि 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में आपका क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित थी। मतलब उतने समय तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल माना जाता है। लेकिन यह आप लोगों के लिए नहीं है, ये हम लोगों के लिए। आप लोग इतना जानिए कि 2500 से लेकर 1750 के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल रहा है। ठीक है, अब कल हम लोग बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की विशेषता क्या थी, इसके बारे में हम लोग कल 1750 1750। ओके। तो आज की क्लास में किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन, डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताइए। सर क्वेश्चन जो हम लोग मतलब जो सिलेबस है उससे थोड़ा हटके है, क्योंकि आप जो भी बता रहे हैं वो मुझे बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड लग रहा है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रही हूँ। क्योंकि सर पहले जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो उस समय एंशिएंट हिस्ट्री था, तो उसमें एक वो मतलब केसी श्रीवास्तव में ही मैंने पढ़ा था कि कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि सिंधु सभ्यता से भी पुराना था मेसोपोटामिया का सुमेरियन सभ्यता। और ये भी उसमें ये भी था कि इसी सभ्यता से बहुत कुछ कॉमन है, सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता ऐसा नहीं है, इसका खंडन किया जा चुका है। दोनों अलग अलग सभ्यताएं रही हैं। इसका हाँ ये है कि सुमेरियन सभ्यता प्राचीन है और बाद में विकसित हुई है सिंधु घाटी सभ्यता,
और दोनों के बीच में व्यापार भी होता था। अब सोच लीजिए कि कितने बड़े विकसित लोग थे कि आज से 3000 साल पहले या फिर 2500 साल पहले कह लें, लोग क्या करते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि भारत में है, सुमेरियन जो कि मिस्र में एक साइड है, सुमेर देश जिसको हम लोग सुमेर पर्वत के आसपास कह लें, इसलिए उसको सुमेरियन कल्चर या सुमेरियन सिविलाइजेशन बोलते हैं। वहां पर लोग व्यापार करते थे इतने दूर, न उस समय कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, फिर भी तो वो लोग नाव बनाकर बाई द रूट ऑफ सी वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। सोचिए कितने विकसित रहे होंगे। तो सुमेरियन कल्चर ऑफ कोर्स वो पुरानी है और बाद में आपका ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आया है, लेकिन ये कहना कि सुमेरियन कल्चर से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन विकसित हुआ, ये थोड़ा डाउटफुल लगता है, क्योंकि वहां के फीचर्स एकदम अलग हैं। यदि वहां के लोगों ने यहाँ की कला विकसित की होती तो वहां की लिपि पढ़ी गई, फिर यहाँ की लिपि कैसे नहीं पढ़ी गई भाई? यदि वहां के लोगों ने विकसित किया था तो वो भी तो यही लिपि लिखते। अब आप ही सोचिए, आपको हिंदी पढ़ाया गया, आप हिंदी और इंग्लिश लिखना जानते हैं, कल को यदि आप अपनी अलग देश बसाने की कोशिश करेंगे, कोई अलग भूभाग में जाएंगे, तो आप नए लिपि का तो आविष्कार करके लिखेंगे नहीं, आप अपने उसी हिंदी इंग्लिश का प्रयोग करके क्या करेंगे, अपनी एक अलग संस्कृति या सभ्यता बनाएंगे, वो समानता आपको दिखेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। या फिर जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, बाकी चीजें हैं, वो भी समान नहीं है सुमेरियन कल्चर के। यहाँ की अपनी अलग विशेषता है, वहाँ की अपनी अलग विशेषता है। जो वहाँ के आर्ट एंड कल्चर, जो क्राफ्ट हैं, वो अलग हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा सिविलाइजेशन है जो वाटर प्रूफिंग का कार्य उस समय किया था। बिटुमिन का प्रयोग वाटर प्रूफिंग के लिए पूरे विश्व में सबसे पहले बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किया था, जिसका प्रयोग उन्होंने, जो उनका ग्रेट बाथ है, जिसे हम लोग बृहद स्नानागार बोलते हैं, उसको बंद करने के लिए कि पानी रिसकर बाहर न जाए, उनके ईंटों को जोड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले विश्व में पहली बार बिटुमिन का प्रयोग किया था। तो कई चीजें हैं जो अलग करते हैं। आप लोगों को इतना डिटेल नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल बेहिचक पूछिए, आपके सभी चीजों का जवाब दिया जाएगा। और भाई किसी कोई कंफ्यूजन? ओके सर, थैंक यू सर। और कोई किसी को कुछ पूछना है? नो सर। पढ़ाई से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सर। हाँ, यदि तेज पढ़ा रहे हो, धीमा पढ़ा रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, तो भैया एकदम स्पष्ट और ध्यान दें, एक एक चीज भूल सकते हैं। पढ़ना आप लोगों को नहीं है, सर। आप लोग जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट काफी इम्प्रेसिव है आपका, और टीचिंग मेथड और समझाने का तरीका भी। चलिए, कोशिश की जाएगी भाई कि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, कोई भी क्वेश्चन न छूटे, क्योंकि होता क्या है कि जब एक दो नंबर से कोई चीज गड़बड़ होती है तो पूरी जिंदगी कचोट खाती है। तो ऐसा न होने पाए, अच्छा रैंक लाइए, विथ हॉस्टल में रहिए और आनंद करिए, लाइफ एंजॉय करिए, और क्या, पढ़ते लिखते रहिए एंजॉयमेंट के साथ। लोड नहीं लेना है कि दिन भर घुसे पड़े हैं बुक में और कहीं ध्यान नहीं दे रहे, नहीं, बुक भी पढ़िए, मोबाइल भी चलाइए, माता पिता को भी ध्यान दीजिए, बाहर घूमने भी जाइए। घूमने जाइए तो 2 गोलगप्पा खा के भी आइए कि मूड फ्रेश रहे, गर्मी का दिन है, आइसक्रीम भी खा लीजिए, लेकिन पढ़ने के समय प्रिंस सुन रहे पढ़िए। हो ना? हाँ, तो पढ़ने के समय पढ़िए। 2 ही घंटे, देखिए जो आप लोगों का ये एग्जाम है ना, ये 4 घंटा आप लोगों के लिए बहुत है। पूरे दिन में यदि आप लोग कुछ नहीं, लेकिन एक चीज और बताऊंगा, जब 4 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें प्रॉपर पढ़िए। ये नहीं कि लैपटॉप या मोबाइल खोलिए, एक तरफ यूट्यूब में गाना चल रहा है तो एक तरफ कहीं न्यूज पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मन बहक गया तो 2 रील्स भी देख लिए, ऐसे नहीं। 4 घंटा पढ़ना है तो प्रॉपर 4 घंटा पढ़ लीजिए, उसके बाद बैठ के 2 घंटा रील्स देखिए, बाहर घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़िए। रील्स का बात होता है तो कच्चा बादाम याद आता है मेरे को। खैर वो अलग चीजें हैं, वो आप लोग एंजॉय करिए, अपना एंजॉय करने का तरीका अलग अलग होता है। वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं, उनके बारे में, तथाकथित लोगों के बारे में कुछ वक्तव्य नहीं दूंगा। बस इतना जान लीजिए, भारत ने नया नया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है लोगों के डांस करने का, लोग कर रहे हैं। टिकटॉक इज कमिंग बैक सर। हाँ बिल्कुल, टिकटॉक इज कमिंग बैक। चल रहे हैं भाई, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। हर हर महादेव।